अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? सब लोग खैरियत से हैं? मुझे बताइएगा, आवाज़, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? जी। फीडबैक रिक्वायर्ड। वॉइस, स्क्रीन एंड कैमरा। डन। जनाब, तो कैसा गुजरा फिर आपका वीकेंड? हम लोगों ने कहा था कि हम लोग हफ्ते में कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। ऑल्दो मैं जुम्मे की क्लास के बाद फुल वीक का एक रीकैप दे दिया करूंगा। वो मैंने प्रोवाइड कर दिया था। और सैटरडे वाज योर टेस्ट डे। और एज प्रॉमिस्ड हम लोग हर मंडे वाली क्लास में टेस्ट को डिस्कस भी किया करेंगे। आपकी जो लास्ट वीक की प्रॉब्लम्स थी उसको एड्रेस किया करेंगे। और फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मुझे अब ये बताइए कि हाउ वाज योर वीकेंड? पूरे वीकेंड में बैठ के ऑडिट को रिवाइज किया? ऑडिट का पेपर कुछ हद तक अब समझ आना शुरू हो चुका है? जी। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं दिमाग में, चीजें बैठ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, चीजें समझ आ रही हैं? बताइएगा। अगर आप चाहें तो वॉइस के ऊपर भी बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो लिख के बताएं। तो टेस्ट को डिस्कस अभी करते हैं, मगर उससे पहले मैं जरा आपसे जनरल फीडबैक लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वीक के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। और बातों बातों में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 तकरीबन 3/4 खत्म भी कर दिया। और उसका एक बहुत प्यारा सा टेस्ट भी आपके सामने आ गया। तो बताइए, क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसले मसाइल हैं? किसी जगह पे कोई बात समझ नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट अभी तक क्लिक नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा? सर, टेस्ट नहीं दिया तो फिर कभी दे सकते हैं। देखिए, जिन्होंने दिया है डिस्कस तो मैं करूंगा। बट जिन्होंने नहीं दिया, मैं उनके लिए ये कह सकता हूँ कि वो आज सबमिट करें। पता है, इस लेवल पे आके ना हम लोग आपसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि आप लोग चीटिंग करेंगे या सोल्यूशन देख के सॉल्व कर लेंगे। अगर करेंगे भी तो अपना नुकसान करेंगे। मगर मेन कंसर्न टेस्ट का होता है कि मैं आपसे चीजें लिखवाऊं। मुझे लिखवाना है, क्योंकि पेपर के अंदर जब आप लोग जाते हैं आई कैब में तो वहां पे आपने राइटिंग से इसको पास करना। और जब तक आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, जब तक आप सही से लिख नहीं पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे पेपर में। तो लिखवाना मैटर्स अ लॉट, मतलब वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने मिस किया है तो आप जरूर दें। और आज रात 12 बजे तक आप सबमिट करवा दें। मैं टीम से कह देता हूँ, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। पहला पहला टेस्ट है तो लोग थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लेते हैं। तभी मैंने संडे भी ओपन कर दिया था कि आप संडे तक उसको सबमिट कर सकते हैं। जी। अजान। जी। तो आइए टेस्ट को डिस्कस करते हैं। कुछ सवाल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोगों ने कहना फौरन से कि सर ये आपने ज्यादती कर दी। आपने कहा था कि ये एरिया वो वाला है जो कि आपने इतना शौक से तैयार नहीं करना, और आपने पहला जो सवाल पूछा क्रैमिंग वाला वो सारा यहीं से पूछ लिया। तो भाई, मैंने आपसे साथ ये भी कहा था कि आपने इस एरिया को ज्यादा दिल पे नहीं देना, मगर आपसे ये भी कहा था कि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि आपने याद लाजमी कर लेने, याद लाजमी कर लेने। तो ये उनमें से एक एरिया है।
तो जी, आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड्स या प्रोनाउंसमेंट्स issued by IAASB along with their purposes। तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था 5 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमने कहा था कि 5 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं और हर स्टैंडर्ड के आगे आपने उसका यूज लिखना था। पहला क्या था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। दूसरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तीसरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। चौथा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और पांचवा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आप लोगों ने क्या करना था, 2 कॉलम्स बनाने थे। लेफ्ट साइड के ऊपर ये 5 बातें लिखनी थी, राइट साइड के ऊपर उनके यूज लिखने थे कि कब आइजा यूज होता है, कब ISR यूज होता है, कब ISA यूज होता है। तो अगर आप इसको रिप्रोड्यूस ऐसे ही कर देते जैसे हम लोगों ने क्लास में किया था, तो आप पूरे के पूरे 5 नंबर हासिल कर सकते थे। मगर मुझे नजर आया कि बच्चों ने, बताऊं क्या किया है, बच्चों ने लिखा है ISA, या बच्चों ने लिखा है अश्योरेंस एंगेजमेंट, बच्चों ने लिखा है रिव्यू एंगेजमेंट, जो कि सही से इसकी ड्राफ्टिंग नहीं कर पाया। तो आपने कुछ नहीं करना था, सिर्फ 2 कॉलम बना के एक तरफ आपने 5 नाम लिखने थे और एक तरफ आपने उनका इस्तेमाल लिखना था। ये बिल्कुल सेम टेबल आपकी किताब के अंदर भी बना है, किताब शॉर्ट फॉर्म के अंदर अवेलेबल भी है, और ये स्लाइड्स के अंदर भी मैंने आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करवाया था। तो आपने उसको इस तरीके से रिप्रोड्यूस करना था। तो अगर तो आपने सही से किया है तो आपको 4, 4.5, 5 नंबर मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर मार्क्स की कटिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 3 वाज अगेन अ वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सवाल ये था कि आपने डिफाइन करनी है अश्योरेंस एंगेजमेंट को, और उसके साथ आपने इसके 5 एलिमेंट्स को इलेबोरेट करना है। अब पता है यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ब हमें देखनी चाहिए। मैंने इस एक सवाल में आपसे 2 सवाल पूछे। पहले मैंने आपसे कहा कि आपने डिफाइन करना, तो वो आपने डेफिनेशन, आपको ये भी कहा था कि अश्योरेंस की डेफिनेशन को आपने क्रैम कर लेना, इफ यू रिमेंबर। तो वो डेफिनेशन आपने पकड़ के क्रैम कर ली होगी, और उसके बाद 5 एलिमेंट्स, ये नहीं कहा कि 5 एलिमेंट्स बता दें, आपसे कहा है इलेबोरेट करें। इलेबोरेट कहती है थोड़ी सी वजाहत के साथ बताएं। तो थ्री पार्टी में कौन कौन सी होती हैं, सब्जेक्ट मैटर वो क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, रिपोर्ट कैसी होती है। तो वो सारी बातें आपने लिखनी थी जैसे ही किताब के अंदर बताई गई हैं, उसी सीक्वेंस में आपने उसको प्रोड्यूस करना था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सही हुआ होगा। उसके बाद देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि आपने डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल एश्योरेंस। पता है, जब डिस्टिंग्विश कहा जाता है ना, इसका मतलब है कि आपने दोनों को कंपेयर करना है। और कंपैरिजन के लिए सबसे अच्छा तरीकाकार ये होता है कि आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें, एक तरफ लिखें एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या है, एक तरफ लिखें रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, और उसको फिर डिफाइन यहां भी करें, यहां भी करें, और ये बताएं कि कौन सी हम लोग ऑडिट में देते हैं और कौन सी हम लोग ऑडिट में नहीं दे पाते हैं। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है? 100% गारंटी वाली एश्योरेंस, जो कि देना नियर टू इम्पॉसिबल है। और रीजनेबल को आपने डिफाइन कर दिया होगा, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। तो उसके बाद उसने पूछा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एश्योरेंस दैट इज एक्सपेक्टेड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट के अंदर आप इन दोनों में से कौन सी एश्योरेंस देते हैं? दैट वाज रीजनेबल एश्योरेंस। और उसके साथ आपसे पूछा कि आपने इस पॉइंट को जस्टिफाई करना है, यानी कि बताना है कि क्यों रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, क्यों लिमिटेड एश्योरेंस या एब्सोल्यूट नहीं दी जाती। तो अगर आप समझ गए हैं तो हमने क्या पूछा है आपसे, हमने वो रीजंस पूछी है। वो रीजंस क्या थी कि यहाँ पे सैम्पलिंग है, यहाँ पे कॉस्ट है, ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। तो जनाब ये एक सवाल के अंदर 3 सवाल थे। डिफाइन करना था दोनों को, यानी कि डिस्टिंग्विश करना था दोनों को। उसके बाद आपने बताना था कि कौन सी वाली इंश्योरेंस कहां पे दी जाती है,
और उसके बाद वाई, क्लियरली आउटलाइनिंग द रीजंस टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि हम लोग ऑडिट में देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, अब उसकी बेस क्या है, उसकी रीजंस क्या है, वो आपने अलग से जस्टिफाई करनी थी विद दोज रीजंस जो कि आपने पढ़ी थी कि वाई हम लोग उसको देते हैं। तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कितने बच्चों का सही है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वीकनेस हमें नजर आई है। इन 3 सवालों के बारे में जरा मुझे बताइएगा कि आपकी परफॉर्मेंस आपके ख्याल से कैसी है। जी, चैट के अंदर आ जाएं या बोल के बता दें, मगर मुझे आपसे इसका फीडबैक चाहिए। व्हाट यू थिंक वाज द मोस्ट एरिया जहां पर आपको परेशानी हुई? 17 नंबर का ये एरिया था। पता, जब तक आप परेशानियां नहीं बताएंगे तो हम उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। ओनली क्वेश्चन नंबर सर, 2 कमेंट्स आए हैं, दोनों का क्वेश्चन नंबर 4 ही है। 3 ओनली क्वेश्चन 4 में जस्टिफिकेशन का पॉइंट मिस हुआ, जस्टिफाई नहीं हो सका। जस्टिफाई देखें, हमने क्लास में भी ये बात की थी कि आपने उसको जस्टिफाई कैसे करना है। आपसे मैंने याद है कहा था कि जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो सेम है। तो क्यों हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, क्यों हम लोग एब्सोल्यूट नहीं दे पाते हैं? क्योंकि नंबर 1 ये ज्यादा कॉस्टली है, नंबर 2 टाइम टेकिंग ज्यादा है, नंबर 3 आप ये सैंपलिंग पे लेके चलते हैं, इसके पीछे एस्टिमेट्स होते हैं, और जो एविडेंस आपको मिलता है वो परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। तो ये उसकी जस्टिफिकेशंस थी, ये उसकी रीजंस थी जो कि आपने यहाँ पे लिखनी थी। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 सही से परफॉर्म नहीं हो सका, 3 ओके था, 4 को समझ ही नहीं पाया। तो क्या अब 4 समझ आ गया? हालांकि 4 की अंग्रेजी इतनी मुश्किल नहीं थी, 4 की अंग्रेजी वॉज नॉट दैट मच मुश्किल। अच्छा, एक गलती जो कि नॉर्मली आप लोगों ने की होगी, आप लोगों ने ना ये एलोबरेट वाला लफ्ज गायब कर दिया होगा। मुझे पता है आप सबका, ये आप नहीं करते, ये अक्सर लोग कर जाते हैं। सिर्फ वो 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 तक लिख दिए होंगे, ऐसे ही किया है। तो क्वेश्चनिंग वर्ब के ऊपर हमें काम करना है। पता है, कंटेंट एक जगह में चल रहा है, मगर हमें रुक के तसल्ली के साथ ये देखना है, चीजों को इकट्ठा करना है, जोड़ना है, और हर वीक को एंड करना है। जब तक आप हर वीक को एंड नहीं करेंगे तो चीजें हमेशा ओपन रहेंगी, चीजें हमेशा आपके दिमाग में सवार रहेंगी। तो जैसे ही वीक एंड होता है, जैसे ही टेस्ट आता है, इसका मतलब है कि ये टेस्ट आपके पूरे वीक की परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है। तो टेस्ट देना भी लाजमी, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे ना, आपसे मैं वो निकलवा नहीं सकता जो कि मैं निकलवाना चाहता हूँ, योर स्किल। तो कोई बात नहीं, पहले टेस्ट में मसला आएगा, दूसरे में मसला आएगा, तीसरे में मसला आएगा, 5वें 6ठे तक मसले आएंगे, मगर 7th ऑनवर्ड आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट भी आएगी। तो अगर मैं आपसे जितने टेस्ट हैं सारे टेस्ट निकलवाने में कामयाब हो जाऊं, तो मेरा ख्याल से कि आपके लिए पेपर कहीं मुश्किल नहीं जाएगा। बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, यार अभी ईद आएगी कर लेंगे, ओ यार अभी छुट्टियां पड़ी हैं कर लेंगे, यार बड़ी ईद के बाद कर लेंगे, ओ यार रट्टा ही यार लगा लेंगे। भाई रट्टा नहीं है, रट्टा नहीं है, ये गलतियां यहाँ पे कर लेंगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आई क्या बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेशक आप 2 नंबर ले लें, 3 नंबर ले लें, मुझे मसला नहीं है, मुझे आई कैप में 50 ऊपर चाहिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक सॉर्ट ऑफ केस स्टडी थी, हालांकि इसका कोई इम्पैक्ट था नहीं। जरा गौर करते हैं। नताशा एक कंपनी चला रही है जो कि बोज एंड एरोस को मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि तीर कमान। मैनेजिंग डायरेक्टर नताशा ही है और उसने शील्ड बैंक से 1 मिलियन का लोन लेना। मगर जब वो लोग बैंक के पास पहुंचे तो बैंक ने कहा कि भाई अकाउंट्स लेकर आओ, और सादे अकाउंट्स नहीं, ऑडिटेड अकाउंट्स लेकर आओ, अदरवाइज हम तुम्हें लोन नहीं देंगे, तुम्हारा लोन अप्रूव नहीं किया जाएगा। अब नताशा परेशान है। उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त की कंपनी यानी कि बार्टन एंड कंपनी से राब्ता किया और कहा कि भाई मुझे एडवाइस करो, मैं क्या करूं। और अगर बार्टन उसको मुतमिन कर देता है
तो इसका मतलब है कि वो बार्डन वालों से अपना ऑडिट करवा लेगी। इफ शी इज सेटिस्फाइड, ऑडिट कैन बी गिवन टू योर फर्म। इसका मतलब है कि आप लोग कौन है? इस सवाल ने आपको कुछ बनाया है। आपको क्या बनाया है? आप क्लाइंट हैं या आप फर्म हैं? आपकी पोजीशन क्या है इस सवाल में? आपको कहां पे उन्होंने पोजीशन किया है? स्ट्रेटेजिकली कहां फेंका है आपको? आपको फर्म बनाया। इसका मतलब है जब आप इसका आंसर ड्राफ्ट करने बैठेंगे तो आपने फर्म के एस्पेक्ट से सोचना है। आपने फर्म के एस्पेक्ट से सोचना। अब बीइंग अ फर्म, बीइंग अ कॉर्पोरेट एडवाइजर, आपने नताशा को ऑडिट करवाने के 4 फायदे बताने हैं और 6 लिमिटेशंस बताने। और ये क्यों बताना है? क्योंकि सवाल ने कहा था कि शी इज वरीड रिगार्डिंग हर बिजनेस। वो परेशान है, तभी उसने आपसे रब्ता किया। तो अब आपने उसकी परेशानी को दूर करना है, तो अब आपने उसको बताने हैं 4 फायदे और 6 लिमिटेशंस। तो 4 फायदे ठक 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 बता दिए, 6 लिमिटेशंस 1 2 3 4 5 6 करके बता दी होंगी आप लोगों ने। मगर सवाल में एक ट्विस्ट है। अगर आपसे सिर्फ यही पूछना होता कि बताएं ऑडिट के 4 फायदे बता दें, तो फिर ऊपर की कहानी बनाने का फायदा। जब आपसे पूछना यही है कि भाई 4 फायदे बता दें, तो फिर ऊपर वाली कहानी क्यों बनाई? ऊपर वाली कहानी इसलिए बनाई ताकि आप थोड़ा सा उसको जोड़ें जवाब के साथ। तो आपने बस ये लिखना था कि बीइंग अ कॉर्पोरेट एडवाइजर, हम नताशा को ये बताएंगे कि ये 4 फायदे हैं, ये 6 लिमिटेशन है। सवाल ने क्या कहा था कि यू आर टू एक्सप्लेन नताशा। सवाल ने ये नहीं कहा कि उसकी डिसीजन मेकिंग करवाओ। सवाल ने कहा कि आपने बस उसको बता देना है कि भाई बीबी ये 4 फायदे हैं, ये 6 नुकसान है, दैट्स इट। और आपने कोई उसको मुतमिन नहीं करना, सेटिस्फाई नहीं करना। बस आपने 4 फायदे और 6 नुकसान बता देने थे, एंड दैट वाज ऑल। इसके ऊपर आपको कुछ मजीद बताने की जरूरत उसको नहीं थी। तो ये नताशा वाला क्वेश्चन इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते थे, एंड आई होप कि आपने उसको हैंडल किया भी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5A। 5A, दिस वाज ट्रिकी। जरा बताएंगे सवाल में ट्रिक क्या था? दिस 5A इज अ बिट ट्रिकी कॉन्सेप्ट। मगर ऐसा क्यों हुआ? क्यों 5A ट्रिकी बना? जी, 5A। एग्जैक्टली, हमने क्लास में पढ़ी थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरऑल। हमने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी क्लास में, मगर सवाल ने ये नहीं पूछा। सवाल ने आपसे पूछा था कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या क्या जिम्मेदारी है। तो अगर आप कोई ऐसी जिम्मेदारी बता रहे हैं जो कि ऑडिट वाली है, वो गलती कर रहे हैं, वो नहीं बतानी चाहिए थी। तो रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? एस्टिमेट्स को सीधा करना। तीसरी जिम्मेदारी क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स को सही से इंप्लीमेंट करना, डिजाइन करना। तो ये जिम्मेदारियां जो कि फाइनेंशियल्स से रिलेट करती हैं, आपने वो ही बतानी थी। उसके अलावा आपने कुछ और अलग से डिस्कस नहीं करना था। अगर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखाऊं, तो ये देखिए सॉल्यूशन ने क्या कहा। सॉल्यूशन ने ये कहा कि मैनेजमेंट की ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स, वो क्या है कि वो फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करे, फाइनेंशियल्स को प्रेजेंट करे। कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करना है, इसका फैसला कौन करती है? मैनेजमेंट। और इंटरनल कंट्रोल्स को सही से लगाए ताकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉड और एरर से बच जाएं। अब अगर आपने इसमें लिख दिया है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो गलत, वो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो यहां पे आपने थोड़ा सा
अपने आप को रीअसेस करना था कि पूछा क्या जा रहा है और आप लोग बता क्या रहे। गॉट माय पॉइंट? और फिर उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, इन सब चीजों को कौन देखती है? मैनेजमेंट। जी, ये पॉइंट समझ आया यहाँ पे? ये पॉइंट क्लियर हुआ? उसके बाद एक और सवाल था हमारे सामने, that was based on the concept of auditing skepticism। सवाल ये था, जी, सवाल ये था 4 नंबर के लिए कि ऑडिट टीम वालों की एक मीटिंग चल रही है और जिसमें एक कमेंट पास हुआ, किसी ने एक बात की, एक मेंबर ने बात की कि यार हम एक जगह का बहुत टाइम से ऑडिट करते आ रहे हैं, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे लोग हैं, साफ लोग, नेक लोग हैं, और इस दफा ना वी आर मच कॉन्फिडेंट कि यार वहां पे कोई इशू नहीं होगा, कोई रिस्क फ्रॉड हमें नहीं लगता कि वहां पे हमें नजर आए। तो बताइए, क्या हमेशा ही ऐसे होगा? क्या मैं हमेशा उसको, अपने क्लाइंट को ट्रस्ट करूंगा? जी, क्या मुझे हमेशा क्लाइंट को ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं भाई, इंसान है ना, और इंसान तो कभी भी बदल जाता है, वो कोई फरिश्ते थोड़ी है कि वो हमेशा जैसे पहले थे वैसे ही आज है। तो हर इंसान बदल जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑडिट के अंदर हमें हमेशा स्केप्टिक होके चलना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं कि हमें हमेशा ऑडिट के अंदर स्केप्टिक रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, स्केप्टिसिज्म बहुत जरूरी है ऑडिट के अंदर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो कि स्केप्टिसिज्म का था, वो आपने वंस एंड फॉर ऑल सारा का सारा ही लिख देना था। ये क्या होती है, हम इसको क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा मिल जाता है। तो जितनी अंग्रेजी किताब में लिखी हुई थी वो सारी आपने यहाँ पे उठा के लिख देनी थी। और जो जवाब मैंने आपको दिया ना, उस जवाब की अंग्रेजी थोड़ी सी ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू किताब की अंग्रेजी। तो अगर आप चाहें तो स्केप्टिसिज्म वाला कॉन्सेप्ट इस जवाब से भी तैयार कर सकते हैं, और अगर कहीं ये दोबारा से पूछा जाए तो आप इसको लिख पाएंगे। जी, अब आपके मैं कुछ सवाल देख लूं, कुछ सवाल आपके आए हुए हैं मेरे पास। जी, सवाल सवाल सवाल, चैट के अंदर कुछ सवाल आपके आए थे। ये सर, जैसे बीलो और सीलो के एग्जाम में टाइम इजीली मैनेज हो जाता है, तो क्या ऑडिट में भी इजीली मैनेज हो जाएगा? क्योंकि मुझे लेंथी लगा एज कंपेयर टू टाइम अलॉटेड। नहीं, आपको लेंथी इसलिए लगा, आपको लेंथी शायद इसलिए लगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो जितना बीलो में लिखना होता है उतना ही यहाँ पे लिखना होता है, जितना सीलो में आप लोग रट्टे मार मार के लिखते हैं ना, उतना ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे चलती है। तो शायद चूंकि फर्स्ट टाइम था और इसमें वो एमसीक्यू वाला तड़का भी डाला हुआ था, तो शायद थोड़ा सा आपको लगा होगा, मगर यही तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इसी चीज का तो नाम है कि आप अगर इस फेज से नहीं गुजरेंगे फ्रॉम द डे वन, तो कैसे आप आगे उसको प्रोलॉन्ग कर पाएंगे? तो दिस इज प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, दिस इज व्हाट शुड वी डू। कि मुझे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसके बाद ब्रेन के साथ उसकी सिंकिंग करवानी, ताकि एग्जाम में बैठ के आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, आपको चीज आती हो, सवाल आपके सामने आए और बस आप लिखे जा रहे हो। उस वक्त अगर आप सोचने बैठ गए ना कि यार ये ऐसे था या ये वैसे था, तो फिर ऐसे वैसे करके परेशान ही रहो, तो ये काम नहीं। सर, मेरी एक कजन है, वो परचेज मैनेजर है कंपनी में। मैंने पूछा कि आप फ्रॉड, एक सवाल है, वो सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक स्टूडेंट की कजन है और वो एक कंपनी में शायद काम कर रही हैं, तो इन्होंने फ्रॉड के बारे में पूछा है, तो उन्होंने बताया कि जनाब कंपनी में फ्रॉड तो होता है,
एक पता नहीं शायद पीआर उनकी बीवी भी फ्रॉड कर रही है 2 लाख से ज्यादा, कुछ चक्कर चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रैक्टिकल ऑडिट इज समथिंग डिफरेंट। ये बात आज मेरी लिख लो। जो असल दुनिया में ऑडिट होता है ना, जो प्रैक्टिस में होता है, वो किताबी नॉलेज से बहुत हटके, अनफॉर्चुनेटली। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आज आपको। अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, आपको याद है हम लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाती है और ऑडिटर जाके उसको ऑडिट करता है। हकीकत बताऊं, हकीकत ये है, हकीकत ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जाके पहले टीम बनाती है और उसके बाद वही टीम ऑडिट कर रही है। ये हकीकत है। तो प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू किताब की बात। अच्छा सर, ऑडिट के पेपर में एमसीक्यूज होते हैं? नहीं, पेपर में नहीं आएंगे, मगर हम कभी कभी ना टेस्ट में डाल दिया करेंगे ताकि आपकी थोड़ी सी कंसेप्ट वाइज जरा आपके माइंड को थोड़ा सा हिलाना है। मैंने आपको मैंने लथार्जिक या बोर नहीं रखना, आपके माइंड को ना मैंने एक्टिव रखना। तो मैं टेस्टों में ये एमसीक्यूज, जिसको मैं सीसीक्यू कहता हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वो मैं ऐड करूंगा ताकि आप थोड़ा सा देखें, दिमाग का इस्तेमाल भी करना सीखें। सर फिर मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट वो सब काम करती है जो कि अभी हम लोगों ने देखे। असल में होता ये है कि मैनेजमेंट ने तो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखना ही है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फाइनेंशियल्स को ज्यादा टाइम दे पाए। तो वो पहले एक टीम को बुलाते हैं। आपको याद है हम लोगों ने कहा था कंपाइलेशन होती है, याद है? आईएसआरएस, कंपाइलेशन। तो शायद मुझे लगा कि आप वहां पे वो कॉन्सेप्ट देख के समझ गए होंगे। तो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, मगर आप लोगों ने किताब से आउट नहीं होना। आपके लिए जो इस वक्त किबला है वो किताब ही है, जो डायरेक्शन है वो किताब है। तो आपने किताब से नहीं हटना। जो चीज किताब में जैसे लिखी हुई है आपने उसको बिल्कुल वैसे ही कंसिडर करना है। तो आपके लिए किताब है। हाँ जी, हाँ जी, अब एमसीक्यूज के ऊपर भी आते हैं। आइए एमसीक्यूज पे चलते हैं, एमसीक्यूज पे चलते हैं, एमसीक्यूज की बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि मजीद हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको दिए थे 8 एमसीक्यूज और हर एमसीक्यू था हाफ नंबर का। आइए देखते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी क्यों ऑडिट करवाती है, उसके पीछे उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है? शेयर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। इतना मजा नहीं आया। फ्रॉड, अस्तगफुरुल्लाह। असेस कर सके कंपनी की परफॉर्मेंस और अटेस्ट कर सके कंपनी के अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी। याद है डिफाइन क्या किया था कि हमारा कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, अकाउंट्स को देखना है। तो उसमें क्रेडिबिलिटी लेकर आनी है। तो पहले वाला दैट वाज ऑप्शन डी। पहला क्या था? ऑप्शन डी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूवर्डशिप। भाई स्टूवर्डशिप क्या था? स्टूवर्डशिप ये था कि डायरेक्टर्स के पास, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने कंपनी के एसेट्स को संभालना है और इस्तेमाल करना है कंपनी के फायदे के लिए। तो कंपाइलेशन बाय लॉ नहीं करते, टैक्स के लिए ये लोग नहीं होते हैं, फ्रॉड के लिए ये लोग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी थी जिसमें यही बात लिखी हुई थी कि कंपनी के एसेट्स को सेफगार्ड करना, उसको मैनेज करना। तो ये सब कुछ यहाँ पे कवर हो रहा होता है। तीसरा, why do auditors concentrate their efforts on material items in accounts? ऑडिटर क्यों कंसंट्रेट करते हैं, अपनी एफर्ट्स क्यों लगाते हैं मटेरियल आइटम्स के ऊपर? बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि मटीरियलिटी का फायदा क्या था।
मटीरियलिटी का फायदा ये होता है कि हम ज्यादा रिस्क पकड़ पाते हैं। मटीरियलिटी हमें क्या करती है, एक बेंचमार्क दे देती है कि इस बेंचमार्क से ऊपर जाओगे तो रिस्क है, इससे नीचे रहोगे तो कोई मसला नहीं। याद है हम लोगों ने कहा था मटीरियल मिसस्टेटमेंट और इममटीरियल। तो मटीरियल वर्ड निकला किससे है, मटीरियलिटी से। तो अगर एक मैंने बेंचमार्क लगा दिया ना मटीरियलिटी का, तो उससे ऊपर रिस्क होगा, उससे नीचे रिस्क नहीं होगा। फिर फोर्थ, which of the following is not the responsibility of a director? डायरेक्टर ने कंट्रोल्स के ऊपर काम करना होता है, रिकॉर्ड्स को देखना होता है, ऑडिटर को हर जगह की एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स एक्यूरेट बने हैं या नहीं बने, ये डायरेक्टर नहीं। अकाउंट्स की एक्यूरेसी के लिए कौन आता है, ऑडिटर आता है। तो ये डायरेक्टर के काम में नहीं है, क्योंकि इसके लिए कौन अपॉइंट किया जाता है, इसी काम के लिए तो हम लोग ऑडिटर को पैसे दे रहे होते हैं। अच्छा, IAS आर इशूड बाय, IAS कौन इशू करता है, IAASB, IAASB। तो अगर आप लोग गौर करें, पहले वाले में IASB है, नीचे वाले में IAASB है, तो इसका ऑप्शन सी था। इसका ऑप्शन क्या था, सी था। Which one of the following is not a duty by the auditor? इनमें से ऑडिटर की ड्यूटी कौन सी नहीं है। हाँ जी, ऑडिटर की ड्यूटी कौन सी नहीं है। ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है मेंबर्स को, ऑडिटर ने रिपोर्ट पर साइन करने होते हैं। अगर कोई लॉ की वायलेशन हो तो वो बतानी होती है। याद है स्टैट्यूटरी ड्यूटी और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटी, मगर उन्होंने कंपनी के बैंकर को नहीं बताना कि अकाउंट सही बने या नहीं बने, खास जाके नहीं बताना, मगर वो खास कंपनी के मेंबर्स को या कंपनी के शेयर होल्डर को तो जरूर बताएंगे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। हाँ जी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको रिपोर्ट करना है, डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को, बैंक को, किसको, शेयर होल्डर। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। और एक ऑडिट कब तक चलता है, जब तक है जान नहीं, जब तक है अगली AGM। तो एक ऑडिटर AGM पे अपॉइंट होता है और जो उसका टेन्योर होता है वो अगली AGM तक होता है। तो ये थे आपके MCQs। मुझे बताइए कहाँ पे, कौन से वाले MCQ में आपको ज्यादा इशू था, तो उसको भी हम दोबारा से भी देख सकते हैं। बताइए कौन से MCQ में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आई है। लास्ट वाला अब क्लियर हो गया है कि एक ऑडिटर एक AGM पे आता है और अगली AGM तक रहता है। बाकी सब ओके हो गया। टेस्ट मजे का था, पहला पहला टेस्ट था, इतना आसान भी नहीं था, इतना मुश्किल भी नहीं था। एक मॉडरेट टेस्टिंग मैंने यहाँ पे की थी आपसे। और 35 नंबर एक अच्छे नंबर होते हैं। तो हमारा पैटर्न यही होगा, एक वीक पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे। इफ पॉसिबल तो फ्राइडे पे मैं एक एडिशनल कंटेंट दिया करूंगा, और सैटरडे हमारा ऑफ होगा, सैटरडे विल बी टेस्ट, और मंडे को हम लोग इसी तरह हर टेस्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। बेहतरीन हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी। क्योंकि आज हम लोगों ने अब इसके बाद जितना कवर किया ना, उसके पास पेपर्स के ऊपर बात करनी है। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद दैट वुड बी पास्ट पेपर्स। तो यहां तक मुझे बताइए कहानी क्लियर है। ठीक शो, देर रखने को तो नहीं कह रहे ना, पक्की बात है, ठीक है। या बस देर रखने का, सर ने पूछा तो हाँ बस यस कह देते हैं, ताकि सर नाराज ना हो जाए, है ना। ऐसे ही है ना, है ना, है ना, है ना। ऐसे कर रहे हो ना, ये पक्की बात है, क्लियर है। मैं क्या मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस ले लूं कि आपको क्लियर है। जी,
क्या मैं आप सबकी तरफ से एब्सोल्यूट अश्योरेंस ले सकता हूं कि ऑल थिंग्स क्लियर? ओके, अब मैं आपके सामने रखता हूं पास्ट पेपर के सवाल जो कि इस एरिया से आई कैप ने टेस्ट किए हैं अभी तक। और आपको याद है ना हम लोगों ने क्या कहा था, कब से सवाल करने हैं? ऑटम 2009 से। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इस टेस्ट में कोई भी सवाल पास्ट पेपर से नहीं लिया गया। और एक और मजे की बात बताऊं, जितने सवाल पूछे हैं ना, इसी तरह के सवाल आके भी पूछते। तो मैं आपको दिखाता हूं, लेट मी शो यू। लेट मी शो यू। जी, क्या आपको सवाल नजर आ रहे हैं सुपर स्क्रीन के ऊपर? क्या आपको सवाल मिल गए हैं? ठीक है, जरा कुछ पढ़ते हैं। लेफ्ट साइड पे कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। देख रहे हैं? ऑटम 9 में कितना एक सवाल है, फिर स्प्रिंग 11 में छोटा सा सवाल है, फिर बटन 15 में इतना सा सवाल है। साथ लिखा हुआ है नॉलेज बेस्ड स्ट्रेट लाइनर्स, यानी कि ये वन लाइनर्स हैं। These questions are normally asked for 2 to 6 marks, from which student can score full marks. आप इन सवालों में से पूरे नंबर ले सकते हैं। Please note that students can write in their own words and examiner will be happy if there is no grammatical mistake. अगर तो किसी भी तरह से ग्रामेटिकली आप साउंड हैं, अगर तो आप ग्रामेटिकली साउंड हैं तो आप इसको कर सकते हैं। एक सवाल आया है सर, क्वेश्चन नंबर 2 बता दें एक बार। आप टेस्ट की बात कर रहे हो? जी, क्वेश्चन नंबर 2 बता दें एक बार। नहीं, जी जी सारे बता रहा हूँ, अभी तो मैंने कहानी शुरू की है, अभी तो हम लोगों ने कहानी को स्टार्ट किया। सर, ऑटम 9, क्वेश्चन नंबर 1A, briefly highlight management responsibilities relating to the financial statements। अब यहां पे मुझे बताइए कि आपसे सारी जिम्मेदारियां मांगी गई हैं या जस्ट वो मांगी हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक रखती हैं? क्या मैनेजमेंट की ऑडिट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूछी हैं? नहीं, सिर्फ कौन सी पूछी हैं? वो जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक रखती हैं। तो इसका मतलब आप क्या बताएंगे? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा होता है, एस्टिमेट्स, नोट्स, अकाउंटिंग, जो जो फाइनेंशियल से ताल्लुक रखती हैं, तो वो आपने 7 नंबर के लिए बता देनी है। इवन एक कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, एक कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ये इसका ताल्लुक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही है। तो ये यहां पर आएगा लिस्ट। अच्छा, उसके बाद है स्प्रिंग 11, क्वेश्चन नंबर 5B, लिस्ट 3 reasons why audit evidence is considered to be persuasive rather than conclusive। हाँ जी, हमारा ऑडिट एविडेंस परसुएसिव क्यों होता है, कंक्लूसिव क्यों नहीं होता? क्या रीजन है, जरा बताएं। मैंने क्लास में डिस्कस किया होगा इसका आंसर आपने कहां से ड्राफ्ट करना है। मैंने क्लास में स्पेसिफिकली आपको बताया था कि अगर ये सवाल ऐसे आ जाए तो आपने इसका आंसर कैसे प्रोड्यूस करना है। तो जरा मुझे सोच के बताइए कि यहां पर अब आप क्या लिखने वाले हैं। Why it is persuasive and why not conclusive? Because of limitations। Because of limitations। तो 3 तरह के सवाल आ गए हैं, सुनिएगा मेरी बात गौर से। 3 तरह के सवाल है। एक सवाल है ऑडिट के नुकसानात बता दें, क्या लिखेंगे? लिमिटेशंस। ऑडिट के लिमिटेशंस बता दें, लिमिटेशंस। ये बता दें कि एक ऑडिट परसुएसिव
और कंक्लूसिव क्यों नहीं होता, परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव क्यों नहीं होता, लिमिटेशंस। ये बता दें कि आप रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हैं, लिमिटेशंस। तो ये सारे आंसर्स कहां से निकल के बाहर आ रहे हैं, ये सारे आंसर्स लिमिटेशन से निकल के बाहर आ रहे हैं। तो आपने 3 नंबरों के लिए कोई सी 3 बातें बता दी। ब्रीफली एक्सप्लेन, ऑटम 15 का सवाल है, ब्रीफली एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एन एश्योरेंस क्लाइंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ एश्योरेंस, एक एश्योरेंस क्लाइंट को हम कितनी लेवल्स ऑफ एश्योरेंस दे सकते हैं। जी, सवाल है एक आपसे, अगर एक हमारा एश्योरेंस क्लाइंट है तो हम उसको एक एश्योरेंस दे सकते हैं, 2 या 3? 1, 2 या 3? सोच के जवाब मुझे आप लोगों ने देना है, जल्दबाजी नहीं करें, सोचें, थिंक ऑन इट। 2, क्योंकि एश्योरेंस हम लोगों ने कहा था कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, और वर्ड एश्योरेंस का यूज हुआ है, ऑडिट का या रिव्यू का यूज नहीं हुआ। तो एश्योरेंस होती है हमारी 2 तरह की, एक रीजनेबल और एक रीजनेबल होती है और एक लिमिटेड एश्योरेंस होती है। एम आई क्लियर? और साथ क्या पूछ रहा है, विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में क्या लिखेंगे आप लोग, एग्जांपल्स में क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, कौन सी एग्जांपल्स दे रहे होंगे, रीजनेबल की एग्जांपल कौन सी होगी? जी, रीजनेबल की एग्जांपल कौन सी होगी? ऑडिट। और लिमिटेड की एग्जांपल कौन सी होगी पहले बच्चों? रिव्यू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके, आगे चलते हैं। 2 सवाल। स्प्रिंग 17, स्प्रिंग 17 में वो कहता है स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी और फेयर प्रेजेंटेशन या ट्रू एंड फेयर व्यू को डिफाइन कर दें, डिस्कस कर दें। तो क्या 6 नंबरों के लिए अगर आपसे 3 डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं तो क्या आप ये 3 डेफिनेशंस लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम? 6 नंबरों के लिए अगर आपसे डेफिनेशंस को टेस्ट किया जा रहा है तो क्या ये डेफिनेशंस लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको? आप लोगों ने क्या बताना, स्टीवर्डशिप क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है और ट्रू एंड फेयर व्यू किसे कहते हैं। तो जस्ट 3 डेफिनेशंस है, लिखना आसान है या लिखना मुश्किल है? जी, आसान है, ठीक है। ऑटम 20, करीब करीब की अटेम्प्ट आनी स्टार्ट होगी। ऑटम 20 9C 4 नंबर, वो कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट के कोई से 4 एलिमेंट्स बता दें। सिर्फ नाम पूछ रहा है या एक्सप्लेनेशन भी मांग रहा है? क्या सिर्फ वो नाम पूछ रहा है या वो एक्सप्लेनेशन भी डिमांड कर रहा है? वो कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे। तो ब्रीफली से मुराद ये है कि आप 1-1.5 लाइन में बस बता दें, आप 1 से 1.5 लाइन के अंदर बता सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना किताब में लिखा हुआ है अगर आप उतना ही लिख देंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। तो हम लोगों ने 2 यहाँ पे डिस्कस कर लिए, 3 पीछे कर लिए, 5 सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सवाल ऐसे हैं जो कि सीम्स लॉजिकल हैं, यानी कि ये वो सवाल है जो कि एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मगर जो पूछा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, ऊपर एक कहानी दी होगी। These questions have a short story which is to be linked only with straightforward requirement. आइए देखते हैं ऑटम 16 में टेस्टिंग क्या की थी उसने। उसने कहा कि मैं नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं बी और सी, ए कहीं और होगी, तो बी सी मैं आपको दे रहा हूं, आपने इसको पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि इनमें क्या मसला है।
एक काम करें, मैं नहीं पढ़ रहा, ये आप पढ़ेंगे। जरा पहली स्टेटमेंट पढ़ के बताइए मुझे खुद ही से कि पहली स्टेटमेंट में यानी कि जो पार्ट बी है इसमें क्या परेशानी आपको नजर आ रही है। जरा पार्ट बी पढ़े बॉस, मुझे पढ़ के बताना है इसमें मसला क्या है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट। आइए देखते हैं, सही बता रहे हैं सारे, सब ने सही बताया। आइए पढ़ते हैं। वो कहता है रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, हाई तो होती है। एंड इज अ गारंटी, गारंटी नहीं होती है, गारंटी नहीं होती है दैट इफ ऑडिट इज, अगर ऑडिट हो एज पर आईएसए, इट विल ऑलवेज डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। भाई ऑलवेज की तो बात ही नहीं है, ना ये गारंटी है और ना ये ऑलवेज है। अदरवाइज ये क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट तो है ही नहीं। ये क्या है, ये है रीजनेबल। ये क्या है, रीजनेबल। तो रीजनेबल के केस में कभी भी ये गारंटी और इस तरह के अल्फाज का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये आपने बताना। नीचे वाला पढ़िएगा जरा, पार्ट सी पढ़े। पार्ट सी में आपको क्या खराबी लग रही है जी, पार्ट सी पढ़िएगा। क्या कंट्रोल्स की जिम्मेदारी हमारी होती है। इसमें एक ट्रिक है, अपने अल्फाज पे गौर कीजिएगा। इसमें एक ट्रिक छुपा हुआ है, अल्फाजों पे गौर कीजिए, एकदम से जज्बाती नहीं होना। सवाल ये कहता है अंडरस्टैंडिंग। आपको याद हो तो हम लोगों ने कहा था इंटरिम ऑडिट क्या था। इंटरिम ऑडिट ये था कि जब आप लोग जाते हैं और जाके उनको समझते हैं, उनके कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, याद है, उसके मुताबिक अपने प्रोसीजर्स को डिजाइन करते हैं और उसके मुताबिक देखते हैं कि कितना काम करना है। मगर मगर हम उनका कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है उस पे क्या ओपिनियन देते हैं। क्या कभी ओपिनियन की बात यहां पे हम लोगों ने की थी, क्या कभी ओपिनियन की बात यहां पे की है जी। क्या कभी ओपिनियन की बात यहां पे की थी, नहीं। हम देते हैं फीडबैक, और वो फीडबैक कहाँ पे होता है, फीडबैक कहाँ पे होता है, मैनेजमेंट लेटर में। मैनेजमेंट लेटर में होता है। वो कहाँ पर होता है, वो होता है मैनेजमेंट लेटर में होता है। तो ऑडिटर ने इंटरिम ऑडिट पे जाके कंट्रोल्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी होती है कि वो कितने अच्छे हैं, और उसके मुताबिक वो डिजाइन करता है अपने प्रोसीजर्स। ये बात सही लिखी हुई है। मगर वो उनके ऊपर ओपिनियन नहीं देता कि वो इफेक्टिव है या नहीं। हाँ, मैनेजमेंट लेटर के अंदर या लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो फीडबैक देता है, वो भी उसकी अपनी मर्जी है। लॉ उसको ये फीडबैक देने पे भी फोर्स नहीं करता।
अच्छा, जब भी कोई ऐसा सवाल आए ना जिसके दो पार्ट्स हो, बी और सी, तो आपने उसको सेपरेट शीट्स पे करना। क्या ये सवाल क्लियर है 100%? क्या मैं मान लूं कि आपको ऑटम 16 का पार्ट बी पार्ट सी क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी? और ये रिव्यू नहीं है, रिव्यू कुछ और होता है, रिव्यू इज समथिंग एल्स। अच्छा, सवाल पढ़िएगा, अभी रिक्वायरमेंट देखनी, सिर्फ सवाल पढ़ना, सिर्फ सवाल पढ़ना, इन रिस्पॉन्स से लेके रिपोर्ट तक जरा सिर्फ पढ़िएगा और मुझे बताइए कि ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव क्लाइंट हमें कह रहा है कि भाई हम तुम्हें बुलाएंगे ऑडिट के ऊपर, शर्त ये है कि तुम हमें क्या दोगे, एब्सोल्यूट अश्योरेंस दोगे। क्लाइंट कह रहा है कि आओ आके ऑडिट कर दो, मगर कब? जब तुम एब्सोल्यूट अश्योरेंस देने के काबिल होगे। तो क्या हम लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस देते हैं? नहीं। क्यों? लिमिटेशंस। तो अब जरा रिक्वायरमेंट पढ़े। वो कहता है ड्राफ्ट एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई mentioning any four reasons why the above request cannot be complied with। तो आप क्या करेंगे? आप शुरू करेंगे कि in response to the letter from Mr. Aziz Aslam, we hereby say that we are unable to provide absolute assurance because of the following four inherent limitations। अब जब वो चार कह रहा है, जब वो चार कह रहे हैं तो आपने चार बातें ही बतानी है, पर आपने पांचवी बात नहीं बतानी, ये भी जरूरी है। जब उसने आपसे कहा ना कि फोर रीजंस, तो आपने पांचवी रीजन अपने पास से जंप पे नहीं करवा देनी। यहां एक सवाल है, मांगी उसने चार बातें हैं, नंबर पांच है, ये क्या साइंस है? सवाल को दोबारा से पढ़िएगा, पांच नंबरों के लिए चार बातें पूछ रहा है, मुझे ये आंकड़ा सही नहीं लग रहा, ये आंकड़ा बैठ नहीं रहा कहीं। एक नंबर कहां पे रखा होगा उसने, क्या चीज वो एक नंबर के लिए टेस्ट कर रहा है? आउटलाइन के लिए, आउटलाइन के लिए टेस्ट कर रहा है, इज टेस्टिंग ऑन आउटलाइन। क्योंकि देखिए ऊपर लेटर आया है, ऊपर क्या आया है? लेटर। तो नीचे खत का जवाब खत पे देंगे ना, बात सुने, खत का जवाब खत पे देंगे ना, तो नीचे वो आपसे खत का ड्राफ्ट करवाने में इंटरेस्टेड है, नीचे वो आपसे खत का ड्राफ्ट करवाने में इंटरेस्टेड है। अच्छा जी, एंगेजमेंट लेटर क्या होता है? चैप्टर 2 में बताऊंगा। बेसिकली ये लेटर होता है जो कि कंपनी भेजती है कि आओ और आके हमारा ऑडिट करो। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक ऑल क्लियर है? यहां तक ऑल क्लियर हो गया, ठीक है। ये सवाल जो है ना, अमजद वाला, एक ये वाला ये नोट कर लें, ऑटम 19, ये सवाल नोट कीजिएगा, ऑटम 19 का क्वेश्चन 3, ये लिख लें, ऑटम 19 का क्वेश्चन 3, यहां स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद ऑटम 18 का क्वेश्चन 1, ये दो सवाल आपके लिए होमवर्क है। तो ये अब आपने लिख लेंगे, ये दो सवाल मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। ये दो क्वेश्चंस अब आप लोगों ने लिखने हैं और लिख के ग्रुप में शेयर करने हैं, और आपको ये चेक होके वापस मिलेंगे। डन? तो ये आपने लिख के ग्रुप में डाल देंगे, और अगर इन दो सवालों में कोई मसला होगा तो हम इसको फिर ग्रुप में ही डिस्कस कर लेंगे, ताकि कल से हम लोग अपना कंपनी जेड का एरिया स्टार्ट करें। डन बॉस? कहानी क्लियर हो चुकी है?
चैप्टर 1 एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट हमारा खत्म होता है। और सर दूसरा क्वेश्चन दिखाएगा, ये सेकंड ही खोला हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें। एक है ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से स्क्रीनशॉट पकड़ लें। और दूसरा है ऑटम 19 क्वेश्चन 3। तो 18 का 1, 19 का तीसरा अटेम्प्ट ऑटम की है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।